नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 3 देखेंगे। 30 क्वेश्चन, और आप लोग अपनी तैयारी को जांचें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने सही हो रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि और लोगों तक ये कंटेंट पहुँच सके। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना। लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। किशोर ... का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के विषय में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। विकल्प नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं इस बीमारी को क्या कहा जाता है? डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। तो क्या कहा जाता है इसको? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे के डिस्ग्राफिया कहा जाता है। विकल्प नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंशिक पुनर्बलन है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अन्न प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, विकल्प है, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं। जो निर्णय लेते हैं वो आत्मनिर्भरता उनके निर्णय में होती है। विकल्प 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान। चौथा विकल्प है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। विकल्प 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 कह रहा है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। इनको एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इनमें कौन सा सीरियल से आएगा? 2 4 3 1, 3 1 4 2, 3 2 4 1, 3 4 2 1। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा पूर्व प्रक्रमण, फिर आएगा श्रेणीकरण, फिर आएगा प्रतिक्रिया चयन, फिर आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर। 3 4 2 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा जो किस बीमारी से ग्रस्त है वह सा को वाज पढ़ता है, नेचुरल को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। एक बच्चा जो ग्रसित है वह सा को वाज तथा न्यूक्लियर को
न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। शब्द जंबलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सीमिया, डिस्ग्राफिया। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये पठन विकार है। पठन विकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। तो विकल्प 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती हैं जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्ध वाले बच्चों में पाई जाती है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सीखने संबंधी निर्योग्यता कहाँ पर किस प्रकार के बच्चों में पाई जाती है? ये पाई जाती है उन बच्चों में जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होती हैं। ये जेनेटिक के अंतर्गत आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती रहती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर कह रहा है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वांछित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। आवासीय विद्यालय खोलना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नियमित रूप से अगर बच्चों की उपस्थिति दर्ज करानी है तो देखिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। अटल आवासीय योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आवासीय विद्यालय खोलेंगे तो बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आएंगे। विकल्प 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर कह रहा है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों को अधिसंज्ञान में लेना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अगर कहीं लैंगिक भेदभाव हो रहा है तो अध्यापक उसको संज्ञान में लेगा। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? वह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, वह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो सह शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 1 नंबर, वह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। विकल्प 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय ... जरूर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय? विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए, अभिभावकों का समावेशन होना चाहिए, विद्यार्थियों का बहिष्कार होना चाहिए, अन्य शिक्षकों का समावेशन होना चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विद्यार्थियों का समावेशन करना चाहिए। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर कह रहा है, वह शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। वह शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुणता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 14 नंबर में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास विषय में नैपुणता और नैपुणता अभिविन्यास होता है। विकल्प
कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। वह शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक ... के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्या करे कि जिससे समस्या समाधान विद्यार्थियों के लिए मजेदार बन जाए? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, मुक्त खेल के लिए समय देना, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 15 नंबर में? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। विकल्प 2 है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षक की अभिभूत होने की कम संभावना होती है। विकल्प 3 है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प 1 कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जिसकी समावेशन में आवश्यकता नहीं होती है? पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका सफल समावेशन में आवश्यकता नहीं होती है? वो है पृथक्करण, मतलब आप छात्रों को अलग नहीं करेंगे समावेशन करते समय। विकल्प 1 सही हो जाएगा, पृथक्करण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह। ऑप्शन है सही उत्तर प्राप्त करने की सामान्यता एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या मौलिक होती है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा समस्या समाधान उपागम की विशेषताओं में सम्मिलित है? 3 नंबर, समस्या जो है कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या कथन में दी जाती है। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर कह रहा है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? आप छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विषय वस्तु का चयन करेंगे? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो कौन से विकल्प का आप चयन करेंगे? मेरा परिवार, क्योंकि नर्सरी का बच्चा अपने परिवार से ज़्यादा घुला मिला होता है, अपने परिवार के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो कौन सी विषय वस्तु का चयन करेंगे? मेरा परिवार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर कह रहा है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। सकारात्मक वातावरण देने के लिए आप लोग क्या करेंगे? विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। विकल्प 4।
जब सभी बच्चों के लिए समान लक्ष्य होगा तो वो अपने आप में ये नहीं महसूस करेंगे कि ये तेज हो गया, ये कमज़ोर रह गया। तो इसलिए विभेद नहीं करना है। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर कह रहा है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। विकल्प 3 है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। विकल्प 4 है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें 4 नंबर, क्योंकि अभी कल एक क्वेश्चन आया था कि अगर कक्षा में एक बच्चा फेल होता है तो ये समझा जाता है कि पूरी व्यवस्था फेल हुई है। अगर कोई शिक्षक उसके बच्चों की त्रुटियों को नहीं सुधार सकता तो इसका मतलब शिक्षा की व्यवस्था फेल है। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा रही है। विकल्प 2 है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के लिए योग्य नहीं है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जब वो राधिका से दूसरा प्रश्न पूछती है और मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है तो वो मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही है। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर कह रहा है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। किसको बढ़ावा देगा शिक्षक? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर कह रहा है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य, रूपिम। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाषा की? स्वनिम, जिसको स्वर कहते हैं। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांक जो है किससे संबंधित होता है, किससे निष्पादित होता है? मध्यम से, पूर्ण से, कम से कम, उच्च से। जो किससे होता है? उच्च से होता है। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो इन विकल्पों में से किसके सिवाय या किसको नहीं निहितार्थ देता है? विकल्प है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? दूसरा विकल्प। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। सीखने के लिए इन विकल्पों में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? विद्यार्थियों की आवश्यकता, विद्यार्थियों की त्रुटियां,
विद्यार्थियों के अधिगत शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं। कौन सा विकल्प हो जाएगा? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? पहला विकल्प है, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। चौथा विकल्प है, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 28 में? सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन है उसकी बुद्धि लब्धि अच्छी होगी, जिसके पास नहीं है वो बुद्धि लब्धि कम होगी। विकल्प 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? पहला विकल्प है, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, तीसरा है बाह्य कारक, चौथा है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। तो कौन सा सही हो जाएगा 29 में? 2 नंबर, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 15, 12, 8, 14। तो कितना होगा? 12। ठीक है, 12, विकल्प 2 नंबर। बुद्धिलब्धि का फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। गुणे 100 बराबर बुद्धिलब्धि IQ। यही फार्मूला होता है। तो मानसिक आयु उसकी कितनी दी हुई है? मानसिक आयु आपको निकालना है तो इसको मान लेंगे x। वास्तविक आयु कितना दी हुई है? 16 वर्ष का बच्चा है। गुणे 100 बराबर कितना बुद्धिलब्धि अंक प्राप्त करता है? 75। इसको काट देंगे, 25 चौके 100, 25 तियां 75। इस 4 से काट देंगे 4, कितना आ जाएगा? 4 गुणे 3 बराबर 12 वर्ष। तो बच्चा कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।